उच्च शिक्षण संस्थान में जो परिचर्चा करवाया जा रहा है, अन्य भी सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर परिचर्चा क्यों नहीं? ये एक पार्टी विशेष के द्वारा लाया हुआ एजेंडा है, मुद्दा है। उस मुद्दे को माननीय कुलपति महोदय अपने शक्ति और पद का दुरुपयोग करके विभिन्न विभागों में करवा रहे हैं। विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय की इस बात को मानना तो बाध्यता हो जाती है। इसी को ध्यान में रख के इस परिचर्चा को आयोजित किया गया है। अन्य जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर परिचर्चा नहीं करवा रहे हैं, चूंकि ये परिचर्चा कराने के पीछे एक और उद्देश्य है माननीय कुलपति महोदय का। 2.5 साल में जो भी कुछ काम नहीं किए हैं विश्वविद्यालय में, उस पर पर्दा डालने के मकसद से ये परिचर्चा कराया जा रहा है। क्योंकि अन्य भी विभाग हैं, आप देख रहे हैं वो किस दुर्दशा से गुजर रहे हैं। वहाँ बुनियादी सुविधा तक का अभाव है। आप जिस छत के नीचे बैठ करके यह परिचर्चा कर रहे हैं, उस छत का क्या हाल है आप देख सकते हैं। आप परिचर्चा में शामिल हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन आपको डर है कि कहीं छत का मलबा मेरे कपार पे, मेरे माथे पे नहीं गिर जाए। एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया गया है माननीय कुलपति महोदय के द्वारा जिसको छात्र उसको गिना सके, विश्वविद्यालय में उसको उपलब्धि के रूप में गिना जाए। क्योंकि सब विभाग की जो स्थिति है, सड़क की जो स्थिति है, छात्रावास की जो दुर्दशा है, वो देखने लायक है। शोध के गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। और नहीं तो आप लोग जान लीजिए एक रोचक बात, जो माननीय कुलपति महोदय 2.5 साल में 2 साल में अपने चेंबर का मरम्मत नहीं करा पाए, वो और भी विश्वविद्यालय में क्या विकास करवाएंगे? आप लोग इसी से बखूबी अंदाजा लगा लीजिए कि ये परिचर्चा कराने के पीछे ये मंशा है। अब रहा सवाल परिचर्चा पर हम आते हैं अपनी बात रखने के लिए। मैं आप लोगों के बीच यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं इस एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में सहमत नहीं हूँ। ये मुख्य रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे के रूप में यह अपनाया जा रहा है। और वर्तमान की सरकार देख रही है कि हमारा दीवार खिसक गया है, हम कमजोर होते जा रहे हैं। तो उस कमजोरी से कैसे निजात पाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक राष्ट्र एक चुनाव का कंसेप्ट लाया गया है। सबसे पहली बात 2020 में 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन ये चर्चा आया। 4 साल बीत गया। उसके बाद कभी 19 का जो ये इलेक्शन हुआ, 24 का, उसमें ये समझ गए कि अब तो इसको बिना लागू कराए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन उतना आसान नहीं है। ये संविधान की मूल भावना पर प्रहार है। क्योंकि हमारा जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये सेंट्रल चुनाव, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, और जो विधानसभा का चुनाव होता है ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। सबसे पहले जो संविधान में जो संघीय अवधारणा है, उस पर, उसके जड़ पर हमला, और ये बहुत आसान नहीं है। इसके लिए जो तर्क दिया जा रहा है कि विकास प्रभावित नहीं होगा, यहाँ चुनाव चलते रहता है, तो विकास जो आप रैली में अनाप शनाप खर्च करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होता है। आप इतना महंगा टेंट लगवाते हैं, इससे प्रभावित नहीं होता है। हर जिला मुख्यालय में वर्तमान सरकार की करोड़ों रुपया का बना पार्टी भवन है। कांग्रेस 60 साल 70 साल शासन की, उसके हर जिला में पार्टी भवन नहीं है यूपीए की सरकार। लेकिन एनडीए सरकार में जो वर्तमान सरकार है, इसका हर जिला मुख्यालय में करोड़ों रुपया का पार्टी का भवन है। उसमें खर्च नहीं होता, खर्च होता है तो चुनाव कराने में। हकीकत तो ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कंसेप्ट लाया गया है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये जनता को ठगने के लिए और क्षेत्रीय दल पर के अस्तित्व पर संकट पैदा करने के लिए लाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ बहुदलीय प्रणाली है। आप लोग 1 साल पहले सुने भी होंगे, वर्तमान सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो पटना में कहे भी कि क्षेत्रीय दल का अस्तित्व समाप्त होना चाहिए, उसके अस्तित्व पर संकट लाने के पक्ष में वो अपना संबोधन दिए थे। सवाल ये है कि यहाँ ऐसी भी स्थिति है, दल बदल प्रणाली है, कि जैसे कोई राष्ट्र लोकसभा में किसी अन्य दल के साथ अलायंस करता है, वो जरूरी नहीं है कि विधानसभा में भी उस दल के साथ है। और ऐसे भी दल उनके साथ, इस आश्चर्य की बात है, वैसे भी दल उनके साथ इस मुद्दे को साथ दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से निंदनीय है, चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए।
टोटल 47 राजनीतिक पार्टी इसमें अपना मत रखे हैं, जिसमें 32 ही इनके पक्ष में है, अन्य लोग विपक्ष में, क्योंकि इनका खुद का तो 41 पार्टी से 39 पार्टी से अलायंस है। तो सत्ता में बने रहने के लिए ये बिल लाया गया है। भारत की जो ज्योग्राफी है वो एक समान नहीं है, यहाँ कहीं ठंड रहता है तो उसी समय कहीं बाढ़, तो क्या बाढ़ का चुनाव करवा पाना संभव है? हम लोग देखते होंगे गांव भर में कि जब पंचायत का चुनाव होता है तो 6 मत हम लोग डालते हैं, मुखिया का, जिला परिषद का, सरपंच का, वार्ड का, पंच का और पंचायत समिति सदस्य का, जिसको यूपी में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं। तो ये 6 मत में सबों की रुचि एक समान नहीं रहती। बहुत ऐसे मतदाता है कि पंच का, जिला परिषद का, ये सब मत छोड़ भी देते हैं, सादे वाले डाल देते हैं। आप लोग बखूबी सोच सकते हैं कि एक साथ लोकसभा का चुनाव होगा, एक साथ विधानसभा का चुनाव होगा और 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय का चुनाव होगा। जनता की रुचि और चुनने में पारदर्शिता उस रूप में नहीं रह जाएगी और हर चुनाव का अलग अलग मुद्दा होता है। लोकसभा का जनता के बीच अलग मुद्दा होता है, विधानसभा का अलग मुद्दा होता है, स्थानीय निकाय का जनता के बीच अलग, ये दलगत नहीं होता है। अभी फिलहाल गाँव में मुखिया कोई दलगत तो नहीं होता है, उसका अलग मुद्दा है। और जनता जो है जब वो अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा ठगा महसूस करती है तो वो चुनाव का इंतजार करती है कि ठीक है आप हमसे वादे किए और हमारे वादे को पूरा नहीं किए, तो जब चुनाव आएगा तो हम हिसाब मांगेंगे। लेकिन आप अगर ये तीनों चुनाव एक साथ करा लेंगे तो जनता का इस कितना दिन पर हिसाब मांगेगी? जनहित का इसमें कल्याण नहीं होगा, जनहित विरोधी है, जनता के विकास विरोधी है ये एक राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा। मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ, क्योंकि विधानसभा का जो मुद्दा है वो राज्य स्तर पे होता है, राज्य के वेलफेयर के मुद्दे पर विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का जो मुद्दा होता है वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होता है। स्थानीय निकाय का चुनाव होता है कि जो मुखिया से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित जो इशू है, गांव में गली नली, इंदिरा आवास, जाति आय निवास का मुद्दा होता है, ये होता है। राशन का जो मुद्दा होता है, आप तीनों को एक रूप में कर रहे हैं, ये जनहित में नहीं है, ये जनहित विरोधी है, जन कल्याणकारी नहीं है। तीसरी बात, कहा जाता है कि एक वोटर लिस्ट, एक मतदाता पहचान पत्र। आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक वोटर लिस्ट है, एक उसका ईपिक नंबर है। अंतर सिर्फ इतने हैं कि जो पंचायत चुनाव और ये विधानसभा के चुनाव में होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वो वोटर लिस्ट तैयार होता है, ब्लॉक में उसका होता है, और वो जो होता है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वो लिस्ट तैयार होता है। ईपिक नंबर और वोटर लिस्ट का और मतदाता पहचान पत्र तो एक ही रहता है, फिर कोई तर्क नहीं। ऐसा भी है कि आप एक कोई यहाँ भी वोटर है, अन्य स्टेट में भी वोटर है, तो उसको आप आधार कार्ड से, पैन कार्ड से जोड़ने का तो योजना लाए ही है, क्या आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं? तब ना एक वोटर लिस्ट और आधार कार्ड तो एक आदमी का एक ही बना रहता है। ये बेवजह का एक तर्क दिया जा रहा है विकास के नाम पे, ये धोखा है। ये लोकतंत्र के जो निहित मूल्य है संविधान के लिए, उस पर ये प्रहार है, उस पर हमला है। और ये अपने सत्ता में बने रहने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए ये एक राष्ट्रीय चुनाव का कंसेप्ट लाया है। इससे अधिक ना कम कुछ नहीं। सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि हम हमेशा सत्ता में बने रहें और सत्ता का दुरुपयोग करते रहें। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी मोबाइल पर भी वोट डालने का पक्ष में है। क्या जितने मतदाता हमारे देश में हैं, आप लोग विचार कीजिए, उतना मोबाइल है। हमारे घर में 10 लोग वोट है, जरूरी नहीं है कि हमारे दादी के पास भी बड़ा वाला एंड्रॉइड फोन होगा। और मोबाइल पर वोट डालने का टेक्नोलॉजी का तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन साइबर ठगी कितना बढ़ गया है, इस पर आपका ध्यान नहीं है, इस पर अंकुश नहीं है। तो क्या पता हमारे वोट का भी साइबर ठगी हो जाए, हम वोट दे किसी और को, चला किसी और को जाए, कोई गारंटी है? शुद्ध रूप से
किसी भी तरह सत्ता में बने रहें, इसलिए ये एक राष्ट्र एक चुनाव का कंसेप्ट लाया गया है। मैं इस एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में कतई नहीं हूँ। यह जनहित विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये संविधान के मूल्यों पर हमला है। धन्यवाद। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए, इस परिचर्चा में शामिल हुए। पुनः एक बार मैं आप सबों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।